हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम लोग अभी 6 क्लास का इतिहास पढ़ रहे हैं। 6 क्लास का इतिहास है एससीईआरटी का बिहार समग्र अभियान की ये किताबें हो जाती हैं, जिसमें हम लोग अभी 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमारा प्रारंभिक राज्य है ना। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं इसको। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में, एक्चुअली हम पढ़ा चुके हैं। तो ये बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है, अंगुत्तर निकाय है ना। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन है। और ये अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है, बौद्ध धर्म से। इसने कहा कि जैन ग्रंथों में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो ग्रंथ कौन सा है? तो भगवती सूत्र हो जाएगा। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन है। एक प्रश्न पूछेगा, बन जाएगा अंगुत्तर निकाय। और ये अंगुत्तर निकाय जो है ये सुत्त पिटक का यह भाग हो जाता है। सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा किया गया था, आनंद के द्वारा। और आनंद जो है बुद्ध के प्रिय शिष्य हैं, और यहाँ पे सुत्त पिटक में बुद्ध के दर्शन का उल्लेख मिलता है, बुद्ध के दर्शन का। और सुत्त पिटक जो है 5 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें एक भाग अंगुत्तर निकाय भी हो जाता है यहाँ पर। और ये सुत्त पिटक का जो संकलन हुआ प्रथम बौद्ध संगीति में होता है, प्रथम बौद्ध संगीति में। और प्रथम बौद्ध संगीति जो करवाया वो हर्यक वंश का सम्राट था, जिसका नाम है अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने गिरिब्रज या राजगृह कहें, वहीं पे प्रथम संगीति, बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति हुआ। और वहाँ पे 2 ग्रंथों का संकलन हुआ। एक होता है सुत्त पिटक और दूसरा होता है विनय पिटक। तो सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा किया जाता है और विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। महाजनपद के राजा है ना, महाजनपद के राजा जो है यहाँ पे देखिए नियमित रूप से कर वसूलते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जब हम लोगों ने वैदिक काल पढ़ा तो वैदिक काल में ये देखा कि सिर्फ अपने शौक से, अपने मर्जी से लोग एक बलि देते हैं, है ना, कबीला के सरदार को, ताकि उसका भरण पोषण हो सके और हमारे पशुओं की रक्षा कर सके और हमारी वो रक्षा कर सके। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में जब प्रवेश करते हैं तो वह बलि जो है कर के रूप में अनिवार्य कर दिया जाता है। और राजा का जो स्वरूप है वो अस्थाई बन जाता है। जैसे ही हम लोग महाजनपद काल में आते हैं तो यहाँ राजा जो है नियमित रूप से कर वसूलता है। नियमित रूप से क्या करता है? कर वसूलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ पॉइंट पे ही बात करते रहेंगे ना तो ज़्यादा फायदा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कहता है कि फसलों पर लगाया जाने वाला कर महत्वपूर्ण है। यानी कि यहाँ पे जो कर लिया जाता था वह उपज का 16वां भाग होता था, याद रखिएगा। बाद में प्राचीन भारत के इतिहास में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो 1/6, 1/8 भी आपको कर मिलेगा, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ पे उपज का 16वां भाग जो है यह फसलों पर लगाया जाने वाला एक कर था। मगध की राजधानी गिरिव्रज थी तथा दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी। हर्यक वंश का जो सम्राट है, हर्यक वंश का सम्राट है ना, जिसका नाम है बिंबिसार। हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार है, जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की। और मगध का जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं वो मगध का क्षेत्र इन्हीं राजाओं की योग्यता का उदाहरण है। उन राजाओं में एक योग्यता थी, वो कुशल योद्धा भी थे। उन्हीं की बदौलत जो है वो मगध की शक्तियाँ बढ़ी और उन लोगों ने अपनी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी जो है गिरिब्रज में बनवाया। हालांकि अगर हम लोग ऐतिहासिक साक्ष्यों की प्रमाणों की बात करें तो हर्यक वंश का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे हर्यक वंश का उल्लेख हमें प्राप्त होता है और यह उल्लेख जो है ऐतिहासिक वंशों के बारे में, मतलब इतिहास में इसका जिक्र है।
इतिहास में इसका जिक्र है। और ये हर्यक वंश के संस्थापक जो है वो बिंबिसार हो जाते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है और इनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। बिंबिसार जब हर्यक वंश की स्थापना की तब उन्होंने अपने साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए और साम्राज्य के विस्तार के लिए कुछ कूटनीति काम भी किया। कूटनीति काम कहें तो उन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य को विस्तार किया। पूछा जाता है कि बिंबिसार के समकालीन कौन कौन थे। जैसे समकालीन की अगर बात करें, हम लोग बिंबिसार के समकालीन की बात करें यहाँ पे, तो समकालीन में आप देखिएगा यहाँ पे एक प्रसेनजीत है। प्रसेनजीत भी बिंबिसार के प्रसेनजीत भी बिंबिसार के समकालीन है। और यहाँ पे चंड प्रधोत जो है यह भी समकालीन है। और यहाँ तक इनके जो समकालीन है वो समकालीन महात्मा बुद्ध भी हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि यह बिंबिसार के मित्र हैं। बिंबिसार की जान खतरे में, गौतम बुद्ध की जान एक बार खतरे में पड़ गई और उनकी जान बचाई बिंबिसार ने। उन्होंने जो वैवाहिक संबंध किया, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वैवाहिक संबंध से। और वैवाहिक संबंध करने वाले सिर्फ एक ही राजा थोड़ी हैं, ये एक ही राजा नहीं है। क्योंकि आप देखिएगा जब अब नीतियाँ आप पढ़ेंगे तब अकबर को ये बात समझ में आ जाता है। क्योंकि अकबर बचपन से ही ये देखता है कि पिता और पितामह की हालत भारत में कितना खराब होता है। पिता तो किसी तरह से मुग़ल वंश की स्थापना कर दिया, लेकिन हुमायूं उसको संभाल के नहीं रखा। जब बाबर गद्दी पे बैठा तो उसको कमियां समझ में आ गई, और कमियां समझ में आई तब उसने सोचा कि क्यों ना हम राजपूतों के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करें। और राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना ही उस राज्य के लिए सबसे ज़्यादा भाग्य वाली बात हो जाती है। और यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य का जो पताका है वहीं से आसमान में फहरने लगता है। उसी तरीके से बिंबिसार को लगा क्यों ना हम वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करें। तब उन्होंने वैवाहिक संबंध किया। लिच्छवी वंश के चेलना से उन्होंने विवाह किया था। उन्होंने लिच्छवी वंश के चेलना से विवाह किया। उसके बाद कौशल नरेश जो प्रसेनजीत की बहन थी, उन्होंने नरेश प्रसेनजीत की बहन है ना, प्रसेनजीत की बहन थी जिनका नाम था कोसला देवी। उन्होंने कोसला देवी से विवाह रचाई। इतना ही नहीं, उन्होंने कुरु वंश की राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह किया। उन्होंने कुरु वंश की राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह उन्होंने किया। और इस तरीके से उन्होंने बिंबिसार ने अंग को जीत करके मगध में सम्मिलित कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मगध साम्राज्य की जो अस्थायित्व था वो तो बढ़ाया। बिंबिसार ने इस अपना जो राजधानी बनाई वह गिरिब्रज में बनाई थी, राजगिरी में बनाई थी। और ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यानी कि मगध की उत्कर्ष में भौगोलिक दशा भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान निभाया है ना। और बाद में यहीं बिंबिसार की हत्या इनके पुत्र के द्वारा कर दिया जाता है, अजातशत्रु के द्वारा। फिर अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन के द्वारा कर दिया जाता है। और एक चीज़ और भी यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि गिरिब्रज थी और दूसरी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र बनाया गया। उदयन ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके, यानी कि गिरिब्रज से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र में क्या किया, इसको बसाया। पूछा जाता है किसने किया पाटलिपुत्र में, तो ये काम उदयन ने किया। बहुत बार बीपीएससी यह सवाल पूछा गया है ना। अभी तुरंत ही प्रारंभ होने वाला है 70 बीपीएससी के लिए और बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए पूछे गए जितने भी सवाल हैं बीपीएससी के द्वारा जो पूछा गया है उसका आपको डिस्कशन भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मिलेगा। उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, आपको एग्ज़ाम में उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध की दोनों राजधानियां राजगीर पहाड़ियों से एवं पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी।
पाटलिपुत्र जो है वह नदियों से घिरी हुई थी। आगे बढ़ा जाए, बहुत अभी पढ़ना है हम लोगों को। मगध का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार हर्यक वंश के सम्राट थे ये। इसने स्थिति को मजबूती देने के लिए कौशल और लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया। हर्यक वंश को मगध साम्राज्य का प्रथम वास्तविक वंश माना जाता है। मगध साम्राज्य का वास्तविक शासक जो है इन्हीं को माना जाता है, हर्यक बिंबिसार को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिंबिसार का एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। जीवक पूछा जाता है, जीवक किसके राज दरबार में वैद्य थे? प्रश्न बहुत बार पूछा है, तो कौन हो जाएंगे? बिंबिसार। बिंबिसार का ये राजवैद्य है जिनका नाम है जीवक। बिंबिसार ने कोसल के राजा प्रसेनजित को हराकर काशी प्राप्त किया था और प्रसेनजित ने अपनी बहन की शादी कोसला देवी का बिंबिसार से कर देता है। हालांकि अजातशत्रु के द्वारा इन पे बड़ी जुल्म ढाई जाती है बिंबिसार पे, और बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है। बिंबिसार की मृत्यु हो जाने के बाद इनके जो साले हैं जिनका नाम है प्रसेनजित, वो नाराज हो जाते हैं, और नाराज होने के बाद ये कोसल जो काशी का जो क्षेत्र है, कोसल का जो क्षेत्र है, वह फिर से वापस ले लेता है। लेकिन अजातशत्रु अपने मामा से ही लड़ जाता है और मामा से लड़ करके हराता भी है और फिर से कोसल को मगध में मिला लेता है। मगध के नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, है ना। इसमें पूरा डिटेल्स नहीं दिया है, लेकिन आगे की क्लास से पूरा डिटेल्स है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। मगध के नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद है। और ये घनानंद जो है यह सिकंदर के समकालीन है, जो प्रश्न पूछा जाता है। घनानंद सिकंदर का समकालीन है और सिकंदर भी इसकी शक्तियों के सामने डर जाता है। विश्व विजेता की चाह रखने वाला सिकंदर भारत आते आते भारत की सेनाओं से वो क्या होता है? हार जाता है। सिकंदर जिसके इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में बड़ी बड़ी बातें जो किया गया था, वो यहाँ पर आते आते एकदम बौना नजर आता है। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर जाती है। सिकंदर की सेना जो है कहती है कि हम पार ही नहीं करेंगे। भौगोलिक कारण भी परेशानी कर रहा था। बड़े दिनों से वो लोग लड़ाई युद्ध में लगे हुए थे, घर की यादें सता रही थी। सिकंदर को अपने लोगों से ही हारना पड़ा, है ना। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ पानी जहाँ पानी ही कम था, है ना। आप लोगों को अच्छा से याद होगा। तो मगध के नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और घनानंद समकालीन किसका था? सिकंदर का। और घनानंद की हत्या किसके द्वारा किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसके बाद ये नंद वंश के बाद मौर्य वंश स्थापित होता है और मौर्य वंश ने पूरे अखंड भारत पे राज किया। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राजा बना था, इसीलिए इसको पितृहंता कहा जाता है। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है। अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। कुनिक प्रश्न पूछा जाता है, कुनिक कहा जाता है अजातशत्रु को। और बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। प्रश्न पूछता है, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए बुद्ध के यानी कि अजातशत्रु ने बुद्ध के अवशेष पर राजगीर में एक स्तूप बनवाई। इन्होंने राजगीर में एक स्तूप बनवाई थी इन्होंने। और इन्हीं के समय में जो बार बार सवाल पूछता है, अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति का इन्हीं के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन ये होता है। अजातशत्रु 32 वर्षों तक शासन किया। अजातशत्रु जो है 32 वर्ष तक शासन किया और इनकी हत्या इनके ही पुत्र उदयन के द्वारा कर दिया जाता है। उदयन के द्वारा इनकी हत्या कर दिया जाता है। और उदयन को पितृहंता भी कहा जाता है। इनको भी पितृहंता कहा जाता है। किसको? उदयन को। और पितृहंता बौद्ध ग्रंथ मानती है। पितृहंता पिता की हत्या करने वाला
ये बौद्ध ग्रंथ इनको मानती है, बौद्ध ग्रंथ मानती है इनको। लेकिन जैन ग्रंथ की अगर बात करिएगा तो पितृभक्त कहता है। किसको? उदयन को। उदयन को पितृभक्त कहता है, कहता है कि पिता के भक्त है उदयन। लेकिन बौद्ध ग्रंथ कहता है कि उदयन पिता की हत्यारा है यह। और इसी उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, जो बीपीएससी बार बार सवाल पूछता है। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की, जो बार बार ये सवाल आपसे पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन? उदयन, अजातशत्रु का पुत्र। बाद में पटना हो गया, पाटलिपुत्र पटना हो जाता है। इसी पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा भी कहा जाता है। इसकी चर्चा इंडिका में है, मेगास्थनीज ने इसका वर्णन किया है। चलिए, प्रमुख गणतंत्र शाक्य, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, तातिक, मल, कोलिया, मौर्य, है ना, ये प्रमुख गणतंत्र राज्य होते हैं। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ? वैशाली था। 8 गणों का संघ है ये, मिलजुल कर, है ना, ये लोग विवाद निपटाते थे, है ना। वज्जी संघ की। हाइडेस्पीस का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। हाइडेस्पीस का युद्ध बोलते हैं। पूछा जा सकता है किसके बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। हालांकि पोरस तो हार गया, लेकिन पोरस की बहादुरी से यह सिकंदर प्रभावित हुआ और फिर बाद में राजा की तरह ही व्यवहार किया। हालांकि इनकी मृत्यु जो है, कहा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु मतलब मलेरिया से, है ना, मलेरिया की वजह से बेबीलोन में हो जाती है। चलिए, वज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। वज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी, वज्जी संघ में, है ना। और बिंबिसार के काल में लिच्छवी के लोग शक्तिशाली हुआ करते थे। बिंबिसार के काल में लिच्छवी के लोग शक्तिशाली हुआ करते थे। यहाँ का राजा चेटक था और चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर दिया तथा मैत्री संबंध स्थापित कर दिया। बिंबिसार, किताबों में क्या नहीं है, है ना, किताबों में क्या क्या नहीं है। अगर कोई आदमी सही तरीके से छठी किताब से लेकर के 10+1-2 तक अगर पढ़ ले, एनसीईआरटी या एससीईआरटी की किताबें, तो उसके लिए एक बार में कोई भी कंपटीशन आसान होगा। लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं। आप ही लोग सोच के देखिए, आप लोग भी मैट्रिकुलेशन किए होंगे, कितना पढ़ाई किए होंगे, है ना, और टीचर भी कितना पढ़ाया होगा। बाद में टीचर बनने के लिए आपको भी एससीईआरटी पढ़ना पड़ रहा है, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ रहा है ना। तो कम से कम बच्चों को ज़रूर बताइएगा, जिस क्लास में हो उस क्लास में मस्त एकदम लगे कि छठी क्लास में अगर है तो छठी क्लास की अच्छी ज्ञान उसके पास पहुंचनी चाहिए, है ना। अंग जनपद कहाँ है? बिहार में। अंग जनपद बिहार में है और अंग प्राचीन भारत के 16 जनपद में से एक था। इसका उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। अंग का उल्लेख जो है हमें अथर्ववेद में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट हो जाता है मगध के राजा, है ना। अजातशत्रु की राजधानी राजगृह थी, है ना। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे में कहने का मतलब है कि अगर हम लोग किताबों से, जिस तरह से हम लोग किताब पढ़ते हैं, है ना, जैसे आप मेरे एप्लीकेशन पे जाएंगे और वहाँ पे जब किताब देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से, क्योंकि वहाँ पे हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट देने का। यहाँ पे आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है ना, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। आपका हो सकता है एग्ज़ाम, है ना, दिसंबर में हो सकता है आपका एग्ज़ाम जनवरी में हो, क्योंकि तुरंत ही नोटिफिकेशन देने वाला है। 1,60,000 कुछ सीटें बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए आने वाली है। तो मगध के राजा अजातशत्रु की राजधानी राजगृह थी। लिच्छवी एक क्या था? गणराज था। और वज्जी संघ थी। राजधानी कहाँ? वैशाली थी। मगध के शासन घनानंद के समय सिकंदर ने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया,
है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 8वां में नए प्रश्न विचारणीय है। इस तरह से कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल्स में ये करेंगे, है ना, आपको पता ही होगा। फिर नए प्रश्न नवीन जो उत्तर वैदिक काल है, प्रचलन बढ़ गया, उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समय बैठकर सीखना। ज़्यादा कुछ नहीं दिया था लेकिन आपको मज़ा आएगा। इसके बाद जो है ना हम लोग अभी पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में आपको बहुत ही अच्छा फील होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आज समाप्त नहीं करेंगे, आपको ज़्यादा टॉपिक अब नहीं रहेगा, बहुत ही कम रहेगा, हम लोग तुरंत इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबा ठीक नहीं रहेगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।